अस्सलाम वालेकुम। एक और वीडियो के साथ खुशामदीद करते हैं आपको। इस वीडियो में आपको स्टोमिक के हम डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस कर रहे थे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के हमने पार्ट्स शुरू किए थे। सबसे पहला पार्ट उसका ओरल कैविटी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो सेकंड पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का फेरिंक्स। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एसोफेगस, फिर हम देखेंगे स्टोमिक को, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को डिस्कस करेंगे। सो लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस्ड ओरल कैविटी in the last video, that is the part of digestive system. Now in this video we are going to discuss next or second part of digestive system or digestive tract, that is pharynx. After pharynx we will move to esophagus, a tube, and then we will move towards stomach, that is very important part of digestive system. And in inshallah in next video we will discuss small intestine and large intestine in detail. So move towards our topic, pharynx. In pharynx, actually students, pharynx is a cavity. You can say that it is a cavity behind mouth. There are two main functions of pharynx. In pharynx, swallowing occurs as well as peristalsis happens or occurs. Okay, what is swallowing involuntary action, that is involuntary action that that happens when food moves from oral cavity towards pharynx. In pharynx, you know that pharynx is connected with nasal cavity. When food moves from pharynx, nasal cavity gets closed. Okay, how is it gets closed? Muscles closes nasal cavity and pharynx, so that prevents passage of food into the nasal cavity. Okay, तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया, मैंने कहा कि नेज़ल कैविटी जो है वो क्लोज हो जाती है जब फूड मूव करती है फेरिंक्स से, मुंह से आती है, ओरल कैविटी से फूड मूव करती है। ओके, मूव करके तकरीबन वो ब्रेक डाउन हो चुकी होती है फूड की। तो ये चूँकि ओरल कैविटी के बाद का हिस्सा है, ओरल कैविटी के बाद की कैविटी है कह सकते हैं ये भी। तो यहाँ पे फूड जब आती है तो यहाँ फूड की स्वेलिंग होती है। स्वेलिंग क्या होती है? इनवॉलंटरी होती है, मतलब आपके कंट्रोल में नहीं रहती, फूड ऑटोमेटिकली मूव कर रही होती है। ठीक है, और यहाँ पर मसल्स मौजूद होते हैं जो क्या करते हैं, क्लोज करते हैं नेज़ल कैविटी और जो फेरिंक्स के दरमियान एक ओपनिंग है उसको क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, ताकि फूड आपकी नेज़ल कैविटी की तरफ मूव ना करे बल्कि एसोफेगस की तरफ मूव कर जाए। फिर क्या होता है कि ये जो यहाँ पे एक्शन होता है पेरिस्टालिसिस, जिसको हम पेरिस्टालिसिस बोलते हैं। पेरिस्टालिसिस आप कह सकते हैं कि आपके जो मसल्स होते हैं फेरिंक्स पे वो रिलैक्स एंड कंट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, रिलैक्स एंड कंट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से फूड क्या करती है, मूव्स कर जाती है एसोफेगस की तरफ। सो पेरिस्टालिसिस इज द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन एक्शन ऑफ मसल्स थ्रू विच फूड मूव्स। ओके, देन नेक्स्ट जो आपका टॉपिक यहाँ पे बनता है ना, वो है एसोफेगस। एसोफेगस असल में दैट इज़ एक्चुअली अ ट्यूब एंड 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग एक ट्यूब है। सिंपली आप कह सकते हैं जी एसोफेगस डाइजेस्टिव सिस्टम का या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का एक पार्ट है और ये एक ट्यूब है। ट्यूब कितनी है? ये 25 सेंटीमीटर लेंथ में है। और ये ट्यूब कहाँ पाई जाती है? फेरिंक्स और स्टोमिक के दरमियान ट्यूब है। तो यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट मेंशन किए हुए हैं, देखें कि ये जस्ट अ पैसेज वे है, इट इज़ जस्ट अ पैसेज वे एंड नो डाइजेशन occurs here. You can say that, simply you can say that esophagus is 25 centimeter long tube between pharynx and stomach. It has no role, no as such role in digestion process. Okay, it is just a passage, एक जस्ट एक रास्ता कह सकते हैं। ये एक सिंपली क्या होता है, रास्ता होता है जो रास्ता प्रोवाइड करता है फूड को मूव करने के लिए फायरिंग से स्टोमिक में। देन स्टोमिक है, स्टोमिक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम है।
तो यहाँ पर फूड कुछ टाइम स्टे भी करती है और यहाँ पे केमिकली और फिज़िकली दोनों फूड की डाइजेशन होती है, ठीक है। तो फर्स्टली हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि इट इज़ अ सेगमेंट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, कि ये एक सेगमेंट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, ठीक है। इसका जो एंटीरियर पार्ट होता है वो कनेक्टेड होता है एसोफेगस से। किसके साथ कनेक्टेड होता है? एसोफेगस से। और इसकी जो ओपनिंग होती है उसे कार्डियक ओपनिंग बोलते हैं, कार्डियक ओपनिंग बोलते हैं, ठीक है। और कार्डियक ओपनिंग जो होती है उसके साथ जो मसल्स होते हैं उसे हम कहते हैं कार्डियक स्पिंक्टर्स, कार्डियक स्पिंक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। फिर जो इसकी पोस्टीरियर ओपनिंग होती है उसको हम कह सकते हैं पाइलोरिक ओपनिंग बोलते हैं, और उसके गिर्द जो मसल्स वगैरह होते हैं उन्हें पाइलोरिक स्पिंक्टर्स बोलते हैं। तो सिंपली स्टोमिक हम कह सकते हैं इट इज़ सेगमेंट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इसका आगे वाला जो हिस्सा होता है वो एसोफेगस के साथ मिला होता है, ठीक है। और जो इसका पीछे वाला पोस्टीरियर पार्ट होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ मिला होता है। जो एंटीरियर जो इसके मसल्स होते हैं उसे कार्डियक मसल्स कहते हैं, ठीक है। और उनके गिर्द जो कार्डियक ओपनिंग बोलते हैं, और जो इस मसल्स जो होते हैं ना ये इनको कार्डियक स्पिंक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। फिर जो इसके पीछे वाले पोस्टीरियर आपकी इसकी जो ओपनिंग है वो उसको कहते हैं आप पाइलोरिक ओपनिंग, और इसके जो गिर्द मसल्स होते हैं उन्हीं को पाइलोरिक स्पिंक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग स्टोमिक. In stomach, simply you can say that stomach it is segment of digestive tract. It is segment or part of digestive tract and very important part of digestive system. Food stays sometime. Food as a sometime stay in this part. Okay, food you can. There are two types of digestion occurs here: chemical digestion as well as physical digestion. Then. We have discussed its two opening. It has two connection, one connection with esophagus and the other connection with upcoming and next you can say that small intestine. The connection of stomach with esophagus is called cardiac opening, and that is surrounded by cardiac sphincters or muscles. Posterior part of stomach is connected with small intestine. The connection with small intestine is known as pyloric opening, and that is surrounded by muscles, pyloric sphincters. Okay, then moves towards further we are going to discuss layers of stomach. Stomach is surrounded by three layers. On these layers there are cells that release different type of secretions. Simply for clear, I want to make your concepts clear. How much layers does stomach have, कि stomach की जो layers हैं वो कितनी हैं, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि stomach के ऊपर तीन तरह की layers होती हैं: outer layer, inner layer एंड मिडल लेयर। सबसे पहले जो आपको नज़र आ रही है यहाँ पर सेरोसा है, सेरोसा आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्टोमिक है। देन उसके अंदर वाली जो लेयर है सब म्यूकोसा है, और सबसे अंदर जो लेयर है उसको कहते हैं म्यूकोसा, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट काम है कि स्टोमिक का फंक्शन क्या है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्टोमिक। ओके, इन स्टोमिक देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाइजेशन. फूड is digested in two ways: chemical digestion and mechanical digestion. Food is digested in this part, and this is the most important part of stomach, as I discussed before this. Food is digested in two ways. Food is digested in two ways: chemically as well as mechanically. Okay, chemically, how chemically food is digested? Chemically food is digested with the help of chemicals. Mechanically food is digested with the help of muscles, further we are going to discuss this in detail. Chemically, if you see chemically secretions like mucus, hydrochloric acid, gastrin, pepsinogen. These are the you can say that secretions that are chemicals that are secreted in stomach and digest food chemically. Okay,
तो second thing is mechanical digestion. Three layers of muscles that helps to make a food, like just like a chyme, that is a thick liquid. What is chyme? Formation of chymes occur with the help of this. As a result of this, chyme is obtained, that is a thick liquid. If you someone asks you what is chyme, chyme is a thick liquid. Okay, there are the cells that secrete chemicals that help in chemical digestion are, for example, mucus. You have mucus cells in stomach walls that helps in secretion of mucus, that helps to digest food chemically. Then parietal cells that helps to digest food, that secrete hydrochloric acid, HCl, that helps in digestion. Then you have hormones that are secreted, that helps to secrete gastrin. Then you have chief cells in your stomach that helps to secrete pepsinogen. Okay, pepsinogens are that are chemicals that helps in chemical digestion. So आज फंक्शन ऑफ स्टोमिक मैं आपको एट द एंड बता रहा हूँ कि फंक्शन ऑफ स्टोमिक कैसे करता है. स्टोमिक दो तरीक़ों से फंक्शन करता है. एक फूड को केमिकली डाइजेस्ट करता है, केमिकली मतलब केमिकल्स की मदद से. एंड फिर किस तरह डाइजेस्ट करता है? मैकेनिकली. मैकेनिकल डाइजेशन कैसे होती है? यहाँ पर बॉडी पार्ट्स. मैकेनिकल डाइजेशन पहले तो आपको पता होना चाहिए होती कैसे है. बॉडी पार्ट्स की मदद से, जैसे टीथ मुंह में मैंने बताया था, या ओरल कैविटी में मैंने बताया था कि माउथ में मोस्टली टीथ वगैरह जो होते हैं, आपकी टंग वगैरह जो होती है वो हेल्प करती है. जब बॉडी पार्ट्स आपको हेल्प करते हैं तो वो कहते हैं मैकेनिकली. तो यहाँ पर बॉडी पार्ट्स कौन से हेल्प कर रहे हैं? आपके मसल्स हैं. तो मैकेनिकली यहाँ पे 3 लेयर्स होती हैं मसल्स की स्टोमिक में, जो क्या करती हैं फूड को ब्रेक डाउन में, मैकेनिकली या फिज़िकली ब्रेक डाउन ऑफ फूड में मदद देती हैं. और एक हमारे पास थिक लिक्विड बन जाता है यहाँ पे इस सारी एक्टिविटी के नतीजे में, जिसे हम क्या कहते हैं? काइम. और इसके बाद फूड मूव कर जाती है टुवर्ड्स स्मॉल इंटेस्टाइन. इंशाल्लाह नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को डिस्कस करेंगे. जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.